नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहा जाता है कि भाजपा हर समय चुनावी तैयारी में रहती है। भले ही प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन भाजपा ने अभी से अपनी जमीन को मजबूती देने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए न केवल भाजपा अपने कार्यकर्ताओं बल्कि अपने नेताओं को भी पूरी तरह ट्रेन कर रही है। इसी के चलते माउंट आबू में 3 दिन तक बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, एकात्म, मानववाद समेत राजनीतिक और संगठनात्मक विषय पर चर्चा हुई। लेकिन सभी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी नेताओं को दिया गया संदेश, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कोई नेता किसी भी पद पर है तो वो स्थायी नहीं। राजनीति में सबकी बारी आती है, ऐसे में हर नेता या पदाधिकारी मैं का भाव न रखकर हम का भाव रखे। साथ ही नड्डा ने कार्यकर्ताओं पर फोकस रखने और राजनीति में अपने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करने के भी निर्देश दिए। नड्डा ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता है, पार्टी का भला होगा तो ही सभी का भला होगा। ऐसे में बात आज इसी मुद्दे पर कि चीफ के संदेश के मायने क्या है। तो पार्टी के लिए कितना योगदान, कार्यकर्ता को मिले पूरा मान। चीफ ने दिया साफ संदेश, मैं छोड़े कोई स्थायी नहीं। और इस खास मुद्दे पर चलिए चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, राखी राठौर जी चर्चा में शामिल हुई है, प्रवक्ता है बीजेपी से। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं और साथ ही माउंट आबू से हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राखी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चुनाव की तैयारी देखिए हर पार्टी करती है, कोई पहले करता है, कोई बाद में करता है, लेकिन ये प्रशिक्षण शिविर कितना बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए अहम रहा, खासतौर से जेपी नड्डा का संबोधन, उनका दिया मंत्र? देखिए, यही एक डिफरेंस है जो कि भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से अलग करता है। नेशन फर्स्ट की धारणा के साथ में जिस तरह से 3 दिन हमारा प्रशिक्षण शिविर चला, जिसमें 15 सत्र हुए, कैसे हम लोग पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हमारे संगठन को और मजबूत करें, कैसा हम पन्ना प्रमुख जो बनाएं, अपने हर बूथ तक हमारी अप्रोच हो, कैसे हमारा जो पार्टी है वो और संगठित होकर काम करे, इन सभी बातों के बारे में चर्चा हुई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, गरीब कल्याण की जो योजना है, वो कैसे लोगों तक पहुंचे। और मुझे लगता है किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण होने ही चाहिए। और कार्यकर्ताओं को जब नेतृत्व एक इस तरह का संदेश देता है तो निश्चित तौर पे उनमें एक ऊर्जा का संचार होता है और वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां तक इलेक्शंस की बात है, देखिए 2023 के अंदर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% आएगा और हमारे नेताओं ने भी ये बात कही कि हम लोग अपने बूते पे अपनी योजनाओं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और हमारे जो संगठन और कार्यकर्ताओं के बूते पर आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर निश्चित तौर पे जीत दर्ज कराएंगे। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से 2 गवर्नमेंट में गवर्नेंस की है, उसके बाद जो नतीजा रहा, कैसे कांग्रेस 56 पे और 21 पे सिमट गई, यानी जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये तो तय बात है कि ये लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी कल्याणकारी योजनाएं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं के उनके दम पर, उनके संगठन के दम पर हम लोग आगे आने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपना परचम लहराएगी। चलिए ठीक है, और एक तरह से कोशिश और तैयारियों में तो सब जुटे थे, लेकिन एक जोश आ जाता है कार्यकर्ताओं में भी जब इस तरह का संबोधन चीफ के द्वारा मिलता है। तो ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, सबसे पहले तो जरूर अपडेट चाहेंगे, और अपडेट ये कि 3 दिन तक आप वहां पर मौजूद रहे, प्रशिक्षण शिविर वहां पर चलता रहा। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर का निचोड़ क्या नजर आता है? देखिए, इस प्रशिक्षण शिविर का एक निचोड़ है। निचोड़ यह है कि 2023 के लिए और 2023 के रास्ते से 2024 के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है, प्रवास करने हैं, क्षेत्र में जाना है, मीटिंग लेनी है, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, बीजेपी को मजबूत रहना है, इस तरीके का मैसेज है। लेकिन साथ में एक मैसेज और है, साथ में मैसेज है कि कोई भी अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। साथ में एक मैसेज और है, कहा गया है कि मैं का भाव ना हो, हम का भाव हो। साथ में एक मैसेज और है, मैसेज है कि कोई भी नेता अपने परिवार को इन्वॉल्व ना करे, परिवार को दूर रखे सियासत से। एक मैसेज और है, वो मैसेज है कांग्रेस के लिए, और कार्यकर्ता उस मैसेज को कांग्रेस तक पहुंचाएंगे और आम जनता तक पहुंचाएंगे। वो मैसेज ये है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये इस बैठक में कहा गया है। मुद्दे बहुत सारे थे,
मुद्दों में बताया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, किस तरीके से बीजेपी की कार्य पद्धति है, किस तरीके से बीजेपी का चुनावी प्रबंधन है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और इससे पूर्व में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो या अन्य सरकारें रही हो जिनमें कि किसी राज्य ने बहुत अच्छा मॉडल दिया है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन रास्ता आसान बनाने की कोशिश की जा रही है राजस्थान की जातिगत सियासत के बीच, कि किस तरीके से राजस्थान में कैडर मजबूत हो और कैडर मजबूत होने के साथ चुनाव मैदान में जाया जा सके। और जेपी नड्डा करीब 1.5 घंटे संबोधन देते हैं और उससे पहले अमित शाह 3 दिन पूर्व जयपुर में आते हैं और अनौपचारिक मंत्रणा मुलाकात करते हैं। और इन सब के अलावा वसुंधरा राजे की अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात और मंत्रणा होती है। तो आप सोचिए कि बीजेपी 2023 की किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, और इससे पहले तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो चुके होते हैं। और यहां पर इस वर्ग के बाद अब इन तमाम कार्यकर्ताओं को जाना है। 250 की संख्या में ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे जो अलग अलग जिलों में जाएंगे और उन जिलों के मंडलों में पहुंचकर वहां पर इस विभिन्न सत्रों में क्या मैसेज दिया गया उसे नीचे तक पहुंचाएंगे। ये तफसील से इसकी जानकारी हमने दी है, लेकिन इसके मायने श्वेता बहुत गहरे हैं। और इसके मायने यही हैं कि इस 3 दिन के प्रशिक्षण वर्ग के जरिए बीजेपी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और चेहरा नरेंद्र मोदी है, मोदी की योजनाएं हैं, क्योंकि चेहरे के आधार पर चुनाव की लंबे समय से बात चलती रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की योजनाओं की ही बात जब की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से वही चेहरा है। फिलहाल चेहरे को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस तरीके के वर्ग नियमित रूप से चलते हैं। इनका जो विचार परिवार है, विचार परिवार में भी इस तरीके के वर्ग चलते हैं। और वहीं से, लेकिन इन वर्गों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि सुबह 7 बजे से व्यस्त रखते हैं और 7:30 बजे शाम तक व्यस्त रखा जाता है। 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद व्यायाम, योग, प्राणायाम, और उसके बाद 9 बजे के आसपास क्लासेस शुरू होती है, यानी कि प्रशिक्षण शुरू होते हैं। और प्रशिक्षण बदस्तूर जारी रहता है, बीच में लंच ब्रेक मिलता है या थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये बीच बीच में प्रशिक्षण इसलिए भी होते रहते हैं कि एक रूटीन में भी बना रहे। और इसलिए जब चुनाव आते तब भी बीजेपी ये कहती है कि ये हमारा रूटीन का प्रशिक्षण है, इसको कोई चुनाव से ना जोड़ा जाए, लेकिन मैसेज देने की कोशिश और मजबूत संगठन को किया जाए या सत्ता में वापसी को लेकर कोशिश की जाए, ये मैसेज भी जरूर रहता है। रामनारायण जी भी हमारे साथ है। रामनारायण जी, देखिए बीजेपी की बैठक है, आप कहेंगे बीजेपी की प्रशिक्षण शिविर है, कांग्रेस को क्या, लेकिन ज्यादातर फोकस रहता है कि आखिर क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह का तैयारियां बीजेपी बहुत ही कह सकते हैं कि करने में लगी हुई है, डटी हुई है। जिस तरह से प्रशिक्षण भी हो रहे हैं, संबोधन भी हो रहा है, कार्यकर्ताओं से लेकर हर एक को टास्क दिया जा रहा है, कांग्रेस इन तैयारियों को कैसे देखती है 2023 के मद्देनजर? लेकिन हम ये आम जनता के देखने की बात है, पार्टी की बात है। आज दुर्भाग्य इस देश का ये है कि व्यक्तिवाद पनप रहा है। जो योजना प्रधानमंत्री की होती है वो नरेंद्र मोदी की कराई जाती है, जो योजना स्टेट की होती है वो मुख्यमंत्री की कराई जाती है। तो ये प्रचार और प्रसार का जमाना आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा आवास योजना थी, प्रधानमंत्री योजना हो गई। ये गरीबों के मकान पहले से बन रहे थे, पहले 50,000 मकान बनते थे, आज वही मकान 2 लाख में बन रहे थे, 1 लाख बात केंद्र की नहीं, बात प्रदेश में बीजेपी किस प्रशिक्षण की कर रहे हैं रामनारायण जी। और एक बात जो आप लोग कहते हैं बार बार कि बीजेपी में सीएम के बहुत चेहरे हैं ये, लेकिन एक मैसेज सीधे तौर पर देखिए गए जेपी नड्डा कि मैं नहीं, हम का भाव रखे, सब एक साथ होकर पार्टी को मजबूत करें। तो अगर इस तरह से होता है तो ये बीजेपी तो और ज्यादा मजबूत होगी, तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होगी आने वाले वक्त में? भैरव सिंह जी के जमाने में बीजेपी बहुत मजबूत है, 36 पे आ गई। वसुंधरा जी ने कहा कि हम मजबूत है, दुनिया को दिखता था वसुंधरा जी दोबारा आएगी, इसलिए वो सवाल नहीं। आम जन के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये परिवारवाद की बात केवल वो इसलिए कहते हैं कि किसी परिवार के 2 व्यक्ति यदि कांग्रेस में तो कहते हैं, ये इसको भूल जाते हैं कि राजनाथ सिंह और उनका लड़का दोनों राजनीति में। तो ये चीजें कहने से नहीं होता है। देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान और भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये कंट्री में किसी भी विषय में कोई बात होती है उसका असर हर जगह पड़ता है। आज देख लीजिए, किसान दुखी है, किसान की उपज का लहसुन का भाव 5,000 की जगह 2,946 कर दिया। एक लहसुन का पत्ता नहीं खरीदा, कौन देगा पैसा? भारत सरकार देती है। रेट किसने डिसाइड करी? भारत सरकार ने डिसाइड करी है। वो फूड कॉर्पोरेशन को खत्म कर रही है ताकि किसान की जमीन जायदाद पूंजीपति में चली जाए।
तो ये जो पॉलिसीज है, आज बेरोजगारी बढ़ रही है, कितना प्रशिक्षण कोई भी पार्टी लगा दे, मैं बीजेपी के ऊपर आरोपित नहीं करता। लेकिन सवाल तो आप वही उठा रहे हैं, आप सवाल तो वही उठा रहे हैं, हम तो बात दूसरी कर रहे हैं। रामराज जैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं। ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। मिथिलेश जी, अब देखिए दोनों पार्टियां हैं, अपनी अपनी तरह से चुनावों को भी देखना, जनता को भी देखना, मुद्दों की भी बात की जा रही है, लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जेपी नड्डा का आना, उससे पहले अमित शाह का आना, मुलाकातों का दौर जारी है, तो कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं को भी मजबूत किया जा रहा है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया जा रहा है कि इधर उधर ट्रैक से गुजरने की जरूरत नहीं है, जो सीधी लाइन बनाई गई है उसी में चले और उसी के हित में काम करे, ताकि पार्टी के लिए काम होगा और पार्टी का फायदा होगा तो ही आपका फायदा होगा। देखिए श्वेता जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष मुक्त भारत बनाने की पहल कर रही है। ऐसी स्थिति में जो ये प्रशिक्षण शिविर चलाया है, वो कहीं ना कहीं इनके घर में जो टूट फूट चल रही है, जो वसुंधरा राजे जी नहीं गई है और वहां अमित शाह जी से मिलने गई है, ये तमाम चीजें बताती है कि वो जब पूरी देश में ये मैसेज दे रहे हैं गोवा में कांग्रेस को तोड़कर कि हम मजबूत हैं, ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र एक सर्कस हो गया है और पैसे की तूती बोल रही है, उस दौर में ये मैसेज देना, परिवारवाद और कार्डर बेस्ड पार्टी, ये तमाम चीजें बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और जो माउंट आबू का चयन किया गया वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली किया गया है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी साफ है। अगर यही प्रशिक्षण शिविर जयपुर में करते, दौसा में करते, भरतपुर में करते, अलवर में करते, तो वहां इनका खाता ही नहीं है। तो हालात यह है कि जो 59 विधानसभा सीटें हैं, जो मारवाड़, मेवाड़ और वागड़ तीनों को मिलकर आती है, उनके एक मैसेज देने की कोशिश है। दूसरा, इस चुनाव में आपने बड़ी बड़ी बातें कर ली, कार्डर बेस, ये तो पन्ना प्रमुख तो पहले भी थे, फिर भी आप 7 उपचुनाव हारे ना। इसका कारण यह है कि केवल पन्ना प्रमुख से इसका काम नहीं होगा। भूखे भजनन होई गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका पड़ोसी है। आप केवल जनता को ये अपना मैनेजमेंट दिखाकर वोट नहीं ले सकते। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी पर बिड़ला सभागार में जब कांग्रेस ने आयोजन किया तो लोगों को लग रहा था लोग नहीं आएंगे, कांग्रेस को भी लग रहा था कि नहीं आएंगे, लेकिन जो भीड़ उमड़ी वो बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और सचिन पायलट ने कल बयान दिया कि मैं 2023 में रिपीट करेंगे कांग्रेस। और जो आज भरत सिंह ने कुंदनपुर ने कहा कि युवाओं को आगे आने दे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये कांग्रेस में भी थोड़ा मैसेज कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये पूरा 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर रहा, उसमें परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी अपने भांजे भांजियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर एक यूथ का परसेप्शन है कि कार्यकर्ता बीजेपी से नहीं छूटे, लेकिन उससे पहले बीजेपी को अपने घर में होमवर्क करना होगा। राज्यसभा चुनाव में जब शोभा रानी कुशवाहा जा रही थी वोट डाल के, तब उनसे पूछा गया वसुंधरा राजे जी से, तो उन्होंने साफ कहा मीडिया के सामने कि आप पूनिया जी से पूछिए। तो आप बातें बड़ी बड़ी कर लीजिए, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। और इस लोकतंत्र की जो नीतियां बनाई गई थी उस पर मंथन करना चाहिए कि जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, आज डॉलर की हालत क्या है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी की हालत क्या है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आखिर आप इस मुल्क को इन अहम मुद्दों से भटकाकर धर्म की अफीम को आप ढंग से चटाइए, कोई बात नहीं। हिंदुत्व के मुद्दे में अशोक गहलोत से भी गलतियां हुई, जो करौली वाला हुआ, उदयपुर वाला मामला हुआ, इनको बैठे बिठाया सामान मिल गया। लेकिन अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान की जनता, जो कांग्रेस की नीति सही है लेकिन नेता कमजोर है, बीजेपी की नीतियों में क्या कहे वो नहीं कह सकता। अडानी अंबानी को पोषक करते के आरोप लगते हैं, लेकिन इनका जो नेतृत्व है और नेता है वो पब्लिक को, पर्टिकुलर यूथ को ऐसा मैसेज देते हैं कि हम बहुत मैनेज्ड हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस देश में जो दिखता वही बिकता है और ये बेचने में मास्टर है। राखी जी, बेहद अहम बात यहाँ पर मिथिलेश जी ने कही, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठीक है, इसमें मुद्दों को लेकर बात हुई थी और एक बात जो बीजेपी की तरफ से निकलती कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि प्रदेश में किस तरह की स्थितियां बनी और क्या कुछ हुआ, लेकिन साथ ही साथ ईआरसीपी भी तो मुद्दा रहेगा। कैसे आम जन को, प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में बीजेपी कर पाएगी अगर इतने सवाल और इतने मुद्दे उठ रहे हैं? देखिए श्वेता, जहां तक ईआरसीपी का मामला है, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से डीपीआर के अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर उसको 75% डिपेंडेबिलिटी पे दिया जाए या फिर आईएलआर स्कीम जो इंटरलिंक रिवर प्रोग्राम है उसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट को दिया जाए तो निश्चित तौर पे
सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में एक्सेप्ट करेगी और ये मैसेज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने 3.5 साल में सिर्फ पत्राचार करने के अलावा कुछ किया नहीं, एक भी मीटिंग में नहीं गए। एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है श्वेता जिसके अंदर ERCP का डिस्कशन हुआ है, चाहे वो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिल्ली में हुआ हो, भोपाल में हुआ या जयपुर में हुआ हो, कहीं पे भी मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। उनको सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए उन 13 जिलों से कि मैं एक भी मीटिंग के अंदर अटेंड नहीं कर पाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 17 सितंबर 2017 को शिखर अग्रवाल को चौपर से विशेष प्लेन से भोपाल भेजकर आपने मोहनपुर और कुंडालिया की अनुमति दी, NOC दी। उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उसी समय आपने NOC क्यों नहीं ली? आप सुनिए, अगर आप वास्तव में राजस्थान की हितैषी थे बीजेपी वाले तो वो जो परमिशन दी है वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे NOC दी है राजस्थान में, हम भी तैयार हैं। DPR थी। लेकिन 27 जून 2018 को मुख्यमंत्री MP के और राजस्थान के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि ये DPR फिर से रिवाइज होकर 75, और कमलनाथ जी ने अपने जो लेटर दिया 2020 के अंदर उसमें उस 2018 वाले समझौते का मेंशन भी किया है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जो MP को परमिशन मिली वो 75% डिपेंडेबिलिटी पर बनी है। ERCP को छोड़ दीजिए, संयम लोढ़ा जी ने कल आरोप लगाया है, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, कि गुजरात की माही वाला पानी हमको नहीं मिल रहा है, और जो कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि राजस्थान के किसानों की 6% GDP बढ़ गई। हालात आप देख लीजिए। देखिए मिथिलेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब समस्याएं चाहे गुजरात के पानी की या MP के पानी की बात, तो जब तक आप मीटिंग में जाएंगे नहीं, जब तक बैठ के धरातल पे बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके भाषण देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जल संसाधन मंत्रालय ने 8/4/2022 को बुलाया था जयपुर के अंदर, लेकिन उन्हें नहीं किया। और देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात अभी मिथिलेश जी कह रहे थे, मैं कहना चाहती हूं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं का दम था कि हम जो 33 जिला प्रमुख हुए उसमें से 21 जिला प्रमुख हमारे हैं। आप देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ राजस्थान के इतिहास में कि विपक्ष में बैठी हुई जो पार्टी है उसने इतने सारे जिला प्रमुख लिए। तो कैसे लिए? ये पन्ना प्रमुख और जो हमारी बूथ लेवल तक काम करने का हमारा प्रयास है उसका ही नतीजा था। और जहां तक बाकी जगह की बात कर रहे हैं, आपने गोवा का भी मेंशन किया। बताइए श्वेता, गोवा में हमें कहां जरूरत है कि हम लोग कांग्रेस को लाएं? एक्चुअली कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और वहां पे कोई सवारी नहीं करना चाहता तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे सरकार हमारी बनी हुई है, ठीक है, लेकिन हम बात राजस्थान की क्योंकि कर रहे हैं जी। रामनारायण जी, बात राजस्थान की हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उदयपुर का जो कन्हैया हत्याकांड हुआ वो बड़ा मुद्दा बनेगा और आप लोग ARCP को लेकर बना रहे हैं, आपको लगता है कि जनता मुद्दों के साथ इस बार जाएगी और ये प्रशिक्षण शिविर या जो मजबूती करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है उसका असर नहीं होगा? श्वेता जी, मैं अपनी बात कह दूं, आपकी इजाजत हो जाए? जी जी बिल्कुल सर। देखिए, उदयपुर में जिन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और किस पार्टी के दुनिया को पता चला, उनकी सिफारिश को उस पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये रेखा जी इस बात को बता दें, सिफारिश तो कौन कर रहा है? एजेंसी से आप पूछ कीजिए ना, हवा में बातें क्यों कर रहे हैं विधायक साहब? आपने तो करौली हिंसा के लिए भी कोई स्टेटमेंट दिया था, अब तक सामने क्यों नहीं आया जनता के? आपने दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके पास में है, ये फेस सेविंग से काम नहीं चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर में फेल है सर आप, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर में फेल है, आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। ERCP के लिए मध्य प्रदेश ने नहीं का रोको, भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय, जिसके अरे सर, मध्य प्रदेश से 4 लेटर आ चुके हैं। कमलनाथ जी ने दिया, उससे पहले शिवराज ने दिया, अभी अप्रैल के अंदर शिवराज जी ने वापस दिया। कितने लेटर चाहते हैं सर? ऑब्जेक्शन आया है MP से। आप चाहते हैं पीने का पानी नहीं है। ERCP एक ऐसा मैटर है जो 13 जिलों को पानी मिलेगा, भारत सरकार को गवर्नमेंट पूर्ति कर दो। जब तुम्हारा जो श्री राम बाग है, क्या नाम है उसका, उसी ने रिपोर्ट बनाई है, वसुंधरा जी ने पेश की है, वसुंधरा जी ने टेंडर कॉल किए, और आज वही बीजेपी पार्टी आज जिस तरह की बात करते हैं वहां जाकर के, जब ये सेक्रेटरी जाएगा, चीफ सेक्रेटरी जाएगा, बुलाया किसी को? एक को नहीं बुलाया, वो वहां जाए। आज मैं विधायक को बिना के किसी का नहीं जाऊंगा। अरे सर, अप्रैल में मुख्यमंत्री जी को, राज्य मंत्री सर, ऐसे आप चैनल पे इस तरह की झूठी बातें नहीं कह रहे हैं सर। आप एक जिम्मेदार विधायक है सरकार के, और मुझे लगता है इस तरह की गलत बात कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए आपने ERCP में लगातार राजनीति की है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए कि मुद्दे अपनी जगह, बयानबाजी भी अपनी जगह होती रहेगी, जनता यही तो देख रही है कि आखिर कोशिश किसके तरफ से की जा रही है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे ऐश्वर्य आपसे, क्या वहां पर मुद्दों को लेकर भी कोई रणनीति बनाई गई? राजस्थान के चुनाव के मद्देनजर अगर 2023 को लेकर मंत्र दिया गया है तो क्या इसे लेकर भी कुछ चर्चा हुई, कोई बातचीत अनौपचारिक रूप से ही सही? देखिए, ये तमाम
देखिए श्वेता, ये तमाम बातें हुई है। मिथिलेश जैमिनी जी ने अपनी बात कही है, रामनारायण मीणा जी ने अपनी बात कही है और राखी जी ने अपनी बात कही है, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। लेकिन मैं फिर से इनसे सवाल पूछूंगा, अगली बार फिर आप इनसे चर्चा जरूर कीजिएगा। क्या राजस्थान में मुद्दों के बेस पर राजनीति होगी? क्या राजस्थान में कैडर के बेस पर राजनीति होगी? क्या राजस्थान में पन्ना प्रमुख के आधार पर या फिर पार्टी के आधार पर राजनीति होगी? आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते भाई साहब कि राजस्थान में राजनीति जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा होती है। राजस्थान में टिकट बदलने पर राजनीति होती है। चेहरे कितने बदले जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति चुनाव आते आते मुद्दे वापस से चेंज हो जाते हैं। यही कारण है कि एक समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने, जब सरकार गई तो उन्होंने यही कहा था कि इतने सारे काम कराने के बाद भी सरकार चली जाती है। तो यही दलील पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी थी जब उन्होंने इतने सारे काम कराए और उनकी भी सरकार चली गई। तो सियासत राजस्थान की इस तरीके से ठीक है, ये है बिना जाति के तो यहाँ बात ही नहीं होती। एक कुछ कहना चाह रहा मिथिलेश, यहाँ वक्त खत्म हो चुका है। ऐश्वर्या जी कह रहे हैं उसको अशोक गहलोत साथ चुके हैं और पूर्वी राजस्थान में उन्होंने, या उनका नाम नहीं लें तो ये कहें कि एक जो सैनी समाज के आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ईआरसीपी और सैनी समाज का जो 12% आरक्षण है, जिसमें आपकी शोभा रानी कुशवाहा छोड़ गई और पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का एक विधायक नहीं बचा, अगर ये मामला और गर्मा जाता है तो आपके चिंतन शिविर और ये जो सामाजिक जातीय संतुलन है उसमें अशोक गहलोत कहीं बाजी नहीं मार ले, इस पर आपको, बीजेपी को इस चिंतन शिविर के बाद भी मंथन करना होगा। खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो माउंट आबू में 3 दिन प्रशिक्षण शिविर यहां पर हुआ। बीजेपी का कोशिश यही कि संगठन और मजबूत हो, कार्यकर्ता मजबूत हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे, पार्टी को मजबूत किया जाए। मंत्र तो यहां पर देकर गए हैं जेपी नड्डा, लेकिन कितना अमल कार्यकर्ता और नेता करते हैं? क्या सभी की मंशा यही होगी जो जेपी नड्डा यहाँ पर मैसेज देके गया? उससे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दों की बात की जा रही है, हर एक पार्टी अपने लिए मुद्दा तैयार करे कि इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता किसके साथ जाती है? दूसरी सामने वाली पार्टी भी अपनी कोशिशों में लगी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर संगठन मजबूत हो, कार्यकर्ता नेता मजबूत हो तो बहुत हद तक वो मैसेज जनता तक पहुंचाया जा सकता है और यही कोशिश बीजेपी की तरफ से इस प्रशिक्षण शिविर के द्वारा की गई। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।